नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो 2021 विदा हो रहा है, 2022 सर पर खड़ा है और 2022 भारत की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि साल भर चुनाव ही चुनाव है, चुनाव दर चुनाव है। और इसमें आज हम समीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इनके लिए इन चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ रहा है। पहली बात तो चुनाव की बात कर लेते हैं। शुरुआती साल में आप जानते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। इसमें पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद ये चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद आ जाएगा राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा की 73 सीटें इस बार खाली होंगी, करीब करीब 1/3 सीटें। स्वाभाविक है कि इन राज्यों के अंदर जो पार्टी जीतेगी, ज्यादा विधायक लेकर आएगी, वो राज्यसभा में भी अगर इन राज्यों में से जितनी सीटें खाली होती हैं वहां से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भिजवा पाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव आ जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि उनको अपना राष्ट्रपति, खुद का राष्ट्रपति, अपने हिसाब से चुना गया राष्ट्रपति जितवाना जरूरी है। वो नहीं चाहेंगे कि दूसरी पार्टियों के सहयोग से किसी संयुक्त उम्मीदवार को खड़ा करने की नौबत आए। आज की तारीख में 49.5% वोट बीजेपी के पास है। जीतने के लिए 50% से ऊपर यानी 51% वोट चाहिए। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में और सबसे बड़ी बात है गुजरात में चुनाव होंगे, जिसे बीजेपी किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहेगी। तो कुल मिलाकर 7 विधानसभाओं के चुनाव हैं, जिसमें से 6 में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के लिए ये एक चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की व्यक्तिगत छवि के लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि 2014 के बाद से देखा गया है कि बीजेपी 10 राज्यों में चुनाव हारी है। और जहां प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, वहां अपने लिए जब वो वोट मांगते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनको ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा में उतरते हैं तो उतनी कामयाबी पार्टी हासिल नहीं कर पाती। ये तथ्य है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7 साल में 10 राज्यों में, जिसमें दिल्ली हो गया, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, यहां बीजेपी हारी है। कर्नाटक में भी बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। महाराष्ट्र में भी वो सत्ता से दूर रही। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का उनको सहारा लेना पड़ा सत्ता में आने के लिए। तो स्थिति ये है। बंगाल में भी आप जानते हैं 77 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, हालांकि प्रमुख विपक्षी दल बना था। तो बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन आ सकता है। उसके कारण जो अर्थव्यवस्था पटरी पर पूरी तरह से लौटी नहीं है, उसमें थोड़ी सी और रुकावट आ सकती है। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, इन सब समस्याओं पर काबू करना है। फिर चीन एक खड़ा है हमारे बिल्कुल दरवाजे पर, हर तरह से चुनौती देता रहा है। तो यहाँ अपनी छवि को भी बरकरार रखना है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को खास तौर से ज्यादा राज्य जितवाने की कोशिश करनी है। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन रहा है विधानसभाओं में। जैसे असम हुआ, वहां पर उन्होंने सरकार अपनी रिपीट की, लेकिन कुछ जगह सरकारें, पुडुचेरी जैसे कांग्रेस से छीन लिया, लेकिन कुछ जगह वो डेंट भी नहीं मार पाए सके और अपनी सरकारों को रिपीट भी नहीं कर पाए। जैसे झारखंड में हुआ, इससे पहले मैंने आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बिल्कुल वो कामयाब नहीं हो रहे आम आदमी पार्टी को हिलाने के हिसाब से। उत्तराखंड में बड़े स्टिकी विकेट पर हैं, हिमाचल में स्टिकी विकेट पर हैं, गुजरात में एक लंबे समय से उनका शासन है, तो एक बड़ी चुनौती है। राज्यसभा के अंदर अगर सीटें ज़्यादा वो जीतते हैं तो अपने दम पर बहुमत पाने की कोशिश वो कर सकते हैं, और ऐसे में फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनका बहुमत हो जाएगा तो अपनी सुविधा के अनुसार बिल पास कराने की सुविधा उनको हो सकती है। लेकिन ये बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी और खासतौर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा हम कह सकते हैं 2022 में होने वाली है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ भी यही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए देखिए सबसे स्वर्णिम मौका है कम बैक करने का, क्योंकि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी से सीधा मुकाबला कांग्रेस का 5 राज्यों में हम मान सकते हैं। और बीजेपी को हराने के स्वर्णिम मौका कांग्रेस को 2022 में उत्तराखंड में मिल रहा है, हिमाचल में मिल रहा है, गुजरात में इसकी कोई संभावना नजर आ रही है, फिलहाल गोवा में और मणिपुर में भी उनके पास मौका है।
अगर आधे से ज्यादा राज्य या आधे राज्य भी कांग्रेस जीत जाती है तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की ताजपोशी में इसमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है। दूसरी बात है कि अपोजिशन के अंदर कांग्रेस अपने पैर को मजबूती से सामने रख सकती है। तीसरी बात है कि इतनी अगर विधानसभा चुनाव जीतती है तो 2024 के लिए थोड़ा फंड हो जाएगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा, थोड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। राज्य में अगर आपकी चुनाव हो तो आपकी सरकार हो तो आपको बड़े फायदे मिलते हैं, ये बात हर कोई जानता है। और फिर अपनी विचारधारा को सामने लाने का विकल्प के रूप में अपने आप को पेश करने का मौका मिलेगा। हम चुनाव की बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद राज्यसभा के चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के मद्देनजर देखा जाए तो अगस्त सितंबर में उनको अपना अध्यक्ष चुनना है। आप देखिए कि 125 साल पुरानी पार्टी है, 12 करोड़ वोट आसपास लोकसभा चुनाव में लेकर जाती है, लेकिन 2 साल से कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष के नाम पर काम चलाया जा रहा है। हालांकि अब जाकर कांग्रेस ने कहना शुरू किया है कि सोनिया गांधी तो पूर्णकालिक अध्यक्ष है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार पहले क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर अगर इन विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा करती है, कहीं कहीं अपनी राज्यसभा की सीटें निकालने में कामयाब होती है, तो जो 73 सीटें खाली हो रही हैं उसमें कपिल सिब्बल की सीट है, उसमें अंबिका सोनी की सीट है, उसमें आनंद शर्मा की सीट है, उसमें एक दो और कांग्रेस के दिग्गज हैं, चिदम्बरम उनकी सीट है, तो उनकी वो रिप्लेसमेंट कर पाएगी, ये हम कह सकते हैं। नहीं तो जैसे गुलाम नबी आज़ाद G23 के सदस्य उनकी विदाई हुई, ऐसे क्या कपिल सिब्बल की भी विदाई हो जाएगी, चिदम्बरम की भी विदाई हो जाएगी। अंबिका सोनी जो कांग्रेस आला कमान के बिल्कुल करीबी मानी जाती है, क्या उनको मौका मिल पाएगा? मान लीजिए पंजाब में अगर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करती है तो वहां से राज्यसभा की सीट निकालने में आसानी हो सकती है कांग्रेस को। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे रहता है। तो कांग्रेस के आगे बड़ी चुनौतियां कुल मिलाकर ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च कर रही है वहां पर सत्ता में आने की, तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 10% सीटें भी मिल जाएं यही बड़ी बात है। इससे ज्यादा ध्यान गोवा में, मणिपुर में देना चाहिए था। मणिपुर में कांग्रेस सुस्त नजर आती है। गोवा में इंटरनल फ्रैक्शन से वो जूझ रही है, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने वहां सेंधमारी की है। उत्तराखंड में वो चुनाव जीतने की अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी हरीश रावत वाला मामला हो गया, इस मामले को जैसे तैसे सुलझाया गया है, लेकिन दरारें कहीं पड़ी जाती हैं, गांठ कहीं पड़ी जाती है, और जब गांठ पड़ जाती है तो फिर उसका रिपरकशन, उसका जो असर है वो चुनाव में और कार्यकर्ताओं में और आम मतदाताओं में भी देखने को मिलता है। पंजाब में भी यही स्थिति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनौती दे रहे हैं बाहर से, किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, नहीं कामयाब हो पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती तो उनको किसान संगठनों से भी मिल रही है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है, जिसने अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव, जो स्थानीय निकाय का चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेला है। तो कुल मिलाकर 2022 का साल दो बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की राजनीति, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के दो बड़े नेताओं का, अगर हम इस हिसाब से देखें, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा का साल है और दूसरा राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा का साल है, जो हम मान कर चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। वैसे बहुत कुछ डिपेंड करेगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।